गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रवीणा सैनी। आज हम ग्रेड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत जो कम्युनिकेशन की जितने भी प्रॉब्लम्स हमने पिछले वीडियो में देखे थे कि संप्रेषण से उत्पन्न होने वाली बाधाएं क्या है, कौन कौन सी समस्याएं हमें कम्युनिकेशन के दौरान फेस करनी पड़ती है। आज हम उन कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, समाधान किस प्रकार से होगा, आज हम उसकी स्टडी करते हैं। तो है अब संप्रेषण की जो बाधाएं हैं उसमें सबसे पहली जो बाधा है वो है हमारी शारीरिक बाधाओं का निराकरण। अब ये जो फिजिकल हमारी प्रॉब्लम्स होती है हम उसका निराकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अब उसके लिए जिन जिन बातों का एक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि कम्युनिकेशन के दौरान हमारे फिजिकल रूप से कोई भी बाधा ना हो, तो बच्चों को जो हम शिक्षण करा रहे हैं वो प्रॉपर वे पे हो सके और बालकों का जो अपेक्षित व्यवहार का परिवर्तन हम चाहते हैं कि हमारा बालक या हमारे बच्चे क्लासरूम के ये बातें अच्छी तरह से सीख सके। तो उसके लिए कम्युनिकेशन के अंतर्गत ये जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं इनका सॉल्यूशन किया जाना आवश्यक है। अब फिजिकल प्रॉब्लम के अंतर्गत सबसे पहले आती है हमारी बैठक व्यवस्था। अगर ये बैठक व्यवस्था प्रॉपर होगी तो हमारे संप्रेषण में बाधा नहीं होगी। कभी कभी ये होता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स की हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर प्रॉपर बैठक व्यवस्था नहीं होती क्योंकि गवर्नमेंट इतना चीज नहीं करती और अगर दरी पट्टी वगैरह प्रॉपर भी हो तो उसके रख रखाव की एक प्रॉब्लम होती है जो कुछ समय बाद ही दरी पट्टी खराब हो जाती है तो बच्चे बैठना भी पसंद नहीं करते। तो बैठक व्यवस्था अगर प्रॉपर होगी तो बैठक व्यवस्था प्रॉपर होने के बाद जब शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण कराया जाएगा तो उस पर बच्चे ध्यान देंगे तो जो कम्युनिकेशन है वो सही होगा। तो बैठक व्यवस्था का ध्यान रखना आवश्यक है। नेक्स्ट इस पे आती है कि हमारे जो श्रव्य यानी जो सुनने वाले साधन है और दृश्यता, अगर हम बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं या किसी टीचिंग एड का प्रयोग कर रहे हैं तो श्रव्य और दृश्यता के आधार पर उचित बैठक व्यवस्था हो। क्योंकि जब तक बालकों को जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो प्रॉपर रूप से नहीं दिख रहा या हमारा कम्युनिकेशन में हम जो बोल रहे हैं वो बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा तो श्रव्य और दृश्यता के आधार पर भी हमारा सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, तभी हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। और थर्ड जो इसमें आता है वो है पर्यावरणीय सुविधाएं। अब पर्यावरणीय सुविधाओं में हमारे आते हैं इन पर्यावरणीय सुविधाओं में हमारी जो है प्रकाश की उचित व्यवस्था हो, बरसात आ रही तो प्रॉपर शेड वगैरह हो, ऐसा नहीं खुले में एक पेड़ के नीचे हमारा क्लासेस चलती हो। तो पर्यावरण, सर्दी, गर्मी, बरसात, स्पेशली ये तीन मौसम हमारे कम्युनिकेशन को ज़्यादा इफेक्टिव करते हैं। तो इन सुविधाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारा कम्युनिकेशन प्रभावी होगा और कम्युनिकेशन के दौरान पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। गर्मी है, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था हो, हवादार कमरे हो, बिजली की प्रॉपर व्यवस्था हो। सर्दियों के मौसम में
बाधाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब जो सेकंड हमारा पॉइंट है कम्युनिकेशन की बाधाओं को दूर करने के संबंध में, वो है भाषाई बाधाओं को दूर करना। भाषाई बाधाओं को दूर करना। अब भाषाई बाधाओं को दूर करने के लिए सबसे पहला है कि हम हमारे, क्योंकि कम्युनिकेशन का बेस ही है हमारी भाषा और उसमें उच्चारित किए जाने वाले हमारे वाक्य और वाक्यों को निर्मित करने वाले हैं हमारे अक्षर, ठीक है, और अक्षरों का समुच्चय ही शब्द बनता है। तो ये सब बातें एक दूसरे से कनेक्टिविटी रखती है। जब हम हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेज, हमारी भाषा से रिलेटेड जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करना आवश्यक होगा। अब इसमें पहली है कि हमारी जो भाषा हो वो क्या हो, सरल भाषा हो, जो बालकों को समझ में आ सके। अगर बालकों को समझ में नहीं आती है, सपोज कीजिए हमारा जो चाइल्ड है या जो बच्चे हैं वो ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो ट्राइबल एरिया में एग्जिस्ट करती है, तो वहाँ से जो बच्चे आ रहे हैं वो हमारी प्योर हिंदी को भी नहीं समझ पाएंगे। उनके लिए हमें मदर लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। इसी प्रकार जो सामान्य हिंदी राज्य हैं, अगर हम उन बच्चों को इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं तो वह उस भाषा को नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरह से बच्चों को समझ में आने वाली भाषा का जब हम प्रयोग करेंगे और वो भाषा इजी हो, सरल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, बोधगम्य हो, तभी हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। तो इन बातों का एज ए टीचर आप लोगों को भी फर्दर ध्यान रखना है। उसके बाद है विषय से पृथक वार्ताओं से बचना। यानी हम जब कम्युनिकेशन कर रहे हो या क्लासरूम टीचिंग कर रहे हो, उस दौरान हम हमारे जो हमें एक्सप्लेनेशन पावर हमारे अंदर है उसमें हम हमारे कंटेंट से रिलेटेड ही उसी दायरे में या उसी सीमाओं में ही हम हमारी स्पीच रखें या एक्सप्लेन करें या एग्जाम्पल दें या हमारे जो इलस्ट्रेशंस है, जो हमारे लाइफ से जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस हैं या एनीथिंग एल्स जो भी रिलेटेड टू द हमारे कंटेंट से रिलेटेड हैं, उनको हम विषय के संदर्भ में ही बोलें, तभी हमारा कम्युनिकेशन प्रभावी होगा। दूसरा, अगर हम विषय से अलग बात करते हैं तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो हमारा फोकस होगा बच्चों का अटेंशन हमारे कम्युनिकेशन के दौरान अपने सब्जेक्ट पर बनाए रखना, अपने कंटेंट पर बनाए रखना। तो उसके लिए लैंग्वेज से रिलेटेड इस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन इस प्रकार करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है चित्रात्मक संकेत चिन्हों का प्रयोग। तो कभी कभी हम अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हम ब्लैक बोर्ड को एज ए टीचिंग सपोर्टिव साधन के रूप में यूज करते हैं, सहायक साधन के रूप में। तो हम
तो हमारा कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और लैंग्वेज से रिलेटेड जो आने वाली बाधा है, बच्चा नहीं समझ पा रहा है उन बातों को, उन तथ्यों को, उन सूचनाओं को जो हम देना चाह रहे हैं, उनको हम सिंबल और डायग्राम के माध्यम से समझा सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पाठ के जो नोट्स हैं, नोट्स, संकेत, तथा विषय से संबंधित संदर्भ सामग्री की जानकारी। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट जो है वो स्पेशली शिक्षक के लिए है कि शिक्षक को जो भी वो पढ़ाने चाह रहा है, तो कम्युनिकेशन में आने वाली लैंग्वेज से रिलेटेड बाधाओं को अगर हमें दूर करना है तो सबसे पहले शिक्षक को स्वयं प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने पढ़ाए जाने वाले पाठ से संबंधित नोट प्रिपेयर करना है, कुछ संकेत, कुछ सिंबल, कुछ चित्रात्मक, कुछ ऐसी चीजें जो आपके कंटेंट को और ज्यादा इफेक्टिव बनाती है, आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाती है। तो उनकी जानकारी स्वयं शिक्षक को होनी चाहिए। सबसे पहले तो सब्जेक्ट टीचर अपने सब्जेक्ट की मास्टरी रखे। मास्टरी जब होगी तभी वो लैंग्वेज को प्रॉपर वे में यूज कर सकेगा, आपका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर कर सकेगा। तो ये बातें भी क्या है हमारे इस कम्युनिकेशन में जो लैंग्वेज से रिलेटेड बाधा है उसे दूर कर सकती है। साथ ही जो भी नोट्स हैं जो बना रहा है सब्जेक्ट टीचर, तो वो जो नोट्स हैं वो नोट्स क्या करें, नोट्स के संबंध में उन नोट्स का प्रिपरेशन सब्जेक्ट टीचर ने कहाँ से किया है, उसके लिए जो संदर्भ ग्रंथ या संदर्भ पुस्तकें उसने यूज की है उसकी भी पूर्ण जानकारी रखे। तभी वो क्या होगा, हमारे सब्जेक्ट में हमारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड इफेक्टिव स्पीच दे सकेगा और उसका बालकों पर एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अब थर्ड जो आती है हमारी थर्ड आती है मनोवैज्ञानिक हमारी जो साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करना, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारे बच्चों के शारीरिक, मानसिक या हम कह सकते हैं बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता है, उनसे जुड़ा हुआ है। अब मनोवैज्ञानिक बाधाओं में सबसे पहले तो हम जब कम्युनिकेशन करें तो बालकों को क्या करें, उसमें ध्यान आकर्षित करें। अब ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यान आकर्षण ध्यान आकर्षण करने के लिए हम क्या करें, बीच बीच में क्वेश्चन पूछें। कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है तो सबसे पहले एग्जाम्पल दें, क्वेश्चनिंग करें। बच्चों के जो के लिए एग्जाम्पल जब प्रयोग कर रहा है तो वो ऐसे हो जो उसके लोकल जो स्थानीय वातावरण है उससे जुड़ा हुआ हो, तभी बच्चे ध्यान देंगे। तो ये इस बात का ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट इसमें ध्यान रखा जाए कि रोचक तथ्य
द्वारा शिक्षण। तो जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम जो सूचनाएं दें बालक को पढ़ाते समय, जो बात कर रहे हैं, हमारे कंटेंट से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो इतनी रोचक हो और उसमें जो सूचनाएं हैं, फैक्ट्स हैं, हमारे जो दृश्य विजुअल्स वहाँ दिखा रहे हैं हमें, चाहे टीचिंग एड के माध्यम से हम दिखा रहे हैं या प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखा रहे हैं, तो वो इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि जब शिक्षण इफेक्टिव होगा, इसका बेस्ड ही हमारा कम्युनिकेशन है। जब कम्युनिकेशन में हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हमारा टीचिंग भी इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट इसमें है रोचक पाठ्य सामग्री। कि हम जब स्टडी करा रहे हैं तो हमारे बच्चों के लिए हम जो कंटेंट सेलेक्ट करते हैं वो इस तरह से स्टडी कराएं, क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होना चाहिए कि वो कंटेंट रोचक लगे। अन्यथा कुछ समय बाद एक नीरस, एक बोझिल वातावरण हमारे कक्षा का निर्मित हो जाता है। तो उससे बचने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स शिक्षक में होना आवश्यक है और उस कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से वो अपने कंटेंट को रोचक बना सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है शिक्षक को मनो विज्ञान क्या ज्ञान। अब कम्युनिकेशन में साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि शिक्षक को बालकों की साइकोलॉजी का ज्ञान होना आवश्यक है। बालक क्या सोचते हैं, किन बातों में रुचि लेते हैं, बालकों के आयु स्तर का उनकी रुचि पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कक्षा के स्तर के अनुसार हमें किस प्रकार के बालकों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेशन करना है, अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है, अपने क्लास के स्तर के अनुसार किस प्रकार से हमें हमारी सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो बालकों की साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं। अगर शिक्षक साइकोलॉजी का ध्यान रखे तो अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकता है और कम्युनिकेशन जब इफेक्टिव होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव होगी। तो शिक्षक को साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए कि विभिन्न डेवलपमेंट स्टेजेस में बालकों का विकास किस प्रकार से होता है, उनका शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, नैतिक विकास है, बौद्धिक यानी संज्ञानात्मक विकास है। तो ये सारे एस्पेक्ट शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए ट्रेनिंग पीरियड्स के दौरान चाहे डीएलएड हो, चाहे बीएड हो या एमएड लेवल हो, इन सब में साइकोलॉजी का सब्जेक्ट कंपल्सरी है स्टडी करने के लिए, ताकि जो शिक्षक ट्रेन होकर के जा रहा है उसे बालकों की साइकोलॉजी का ज्ञान हो। तो बालकों की साइकोलॉजी का ज्ञान होगा तभी वह अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकता है। तो ये सारी बातें हैं। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट एक और है कि बालकों को क्या दे, मोटिवेशन दे, मोटिवेशन दे। और ये मोटिवेशन एक तरह से एक स्टिमुलस है जो आगे जाने वाले फर्दर अधिगम को बढ़ाता है। तो अभिप्रेरणा का भी बीच में अपने कम्युनिकेशन के दौरान, अपनी क्वेश्चनिंग स्किल के दौरान जब वो प्रयुक्त करता है तो बालक ने सही रिस्पॉन्स दिया है तो उसमें मोटिवेशन भी दे। तो मोटिवेशन भी क्या है, एक प्रकार साइकोलॉजिकल बालकों की नीड्स होती है। तो अगर जिस बालक को ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है उसकी अधिगम की क्षमता, उसकी रुचि, उस विषय में उसका इंटरेस्ट, ये सब बढ़ जाता है। तो इसका भी ध्यान शिक्षक को रखना चाहिए। साथ ही बालकों की बुद्धि लब्धि बालकों की बुद्धि लब्धि तथा स्तर का ज्ञान, ये एक तरह से साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ही है।
बालकों को एक तरह से अब जब शुरुआत में ही शिक्षक क्लास में जाता है तो बालकों की अटेंशन, बालकों की अचीवमेंट, उनका धीरे धीरे जब वो क्लास टेस्ट लेता है तभी पता चल जाता है कि बालक उस क्लास में किस बुद्धि लब्धि के हैं। औसत है, सामान्य है, प्रतिभाशाली है, जड़ बुद्धि है, पिछड़े हुए हैं, एनीथिंग एल्स। तो ये चीजें और बालकों का स्तर, क्योंकि बालकों के स्तर को जानकारी के लिए जो शिक्षक है उसको बालकों के जो पृष्ठभूमि है, उनके बैकग्राउंड है, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनके अंदर कितने उनके अभिभावक पढ़े लिखे हैं, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो बालकों का स्तर भी शिक्षक को ध्यान में रखना है, तभी वह अपने कम्युनिकेशन को प्रभावशाली बना सकता है। इसके पश्चात आती है बालकों की पृष्ठभूमि संबंधी बाधाओं का निराकरण। अब ये इस टॉपिक के अंदर के बालकों का जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में बालक किस स्तर पे कैसे आ रहे हैं, तो इन सब बातों का भी शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। और उसके अंदर सबसे पहले है बालक के परिवार, बालक के परिवार वातावरण, कम्युनिकेशन के लिए वातावरण एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। परिवार की कठिनाइयां, माता पिता की शिक्षा, माता पिता की शिक्षा में सहभागिता कि कितना जो पेरेंट्स हैं बालकों के स्टडी में अपना रोल निभाते हैं, उनकी होमवर्क कराते हैं कि नहीं, या कुछ बालकों को समझ में नहीं आ रहा तो खुद एज ए ट्यूटर पढ़ाते हैं कि नहीं, सारी बातें हैं। तो कितना कोलैबोरेशन रहते हैं, सहभागिता या सहभागिता आदि, ये भी इम्पोर्टेंट है जो बालकों के पृष्ठभूमि से संबंधित बाधाओं पर ज्यादा इफेक्ट डालता है। विभिन्न विधियां, स्वयं की बातें जो इससे रिलेटेड है, शिक्षक कितना अपने आप को एज ए इम्पोर्टेंट भी माने और एज ए आइडियल, मतलब ऐसे अपने जीवन की एक्सपीरियंस, अपने गुण, अपने योग्यताएं जो बालकों को बताता है, तो वो सब की बातों के अंतर्गत आती हैं। अनुभव, शिक्षक के स्वयं के अनुभव, प्रेरणा, जो भी और साहस से जुड़ी हुई है, साथ ही अपना एक तरह से कर लिया जाए अपना आदर्श व्यवहार, उदाहरण
तो ये सब बातें भी क्या है, बालकों के पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंधित बाधाएं हैं। इनको शिक्षक को जानना आवश्यक है, तभी अपने कम्युनिकेशन को प्रभावशाली बना सकता है कि बालकों का परिवार की आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक स्थिति कैसी है, उन बालकों का जो फैमिली एनवायरनमेंट है वो कैसा, झगड़ालू तो नहीं है, स्नेहप्रद है कि नहीं। तो ये सब बातें भी कम्युनिकेशन को प्रभावित करती है। परिवार में कोई ऐसी आकस्मिक कठिनाई या कोई ऑलरेडी आर्थिक समस्या चली आ रही है तो उससे जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उनका भी शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए, तभी वो अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव या कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो बैकग्राउंड संबंधी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकता है। साथ ही पेरेंट्स कितना एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन देते हैं अपने बच्चों का, उसमें कितना पार्टिसिपेशन करते हैं या नहीं करते हैं, और अपनी जो विधियां प्रयोग में लेता है शिक्षक वो ऐसी हो जो बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय वातावरण से जोड़े, स्वयं की बातें, उनके जीवन के स्वयं के अनुभव, उनके जीवन में आने वाले जो प्रेरणास्पद बातें हैं, साथ ही जैसे प्रेरणा प्रदान करने के लिए वीर और साहस से जुड़े हुए कुछ कहानियां भी हम प्रयुक्त कर सकते हैं मोटिवेशन करने के लिए बालकों को। साथ ही शिक्षक का आदर्श व्यवहार और उस आदर्श व्यवहार, ऐसा आदर्श व्यवहार हो जो बालकों के लिए भी मोटिवेशन कर सके, बालकों की उन समस्त परिस्थितियों को समझ सके जिसमें बालक रह करके शिक्षक के उस आदर्श व्यवहार की कॉपी कर सकता हो, और ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें जो बालकों के लिए क्या हो, जैसे महात्मा गांधी है, हमारे जवाहरलाल नेहरू है, मदर टेरेसा है। ऐसे एग्जाम इनके द्वारा किए गए समस्त सोशल वर्क है, इनके पॉलिटिकल वर्क्स है, इकोनॉमिकल वर्क्स है, तो और जितने भी साइंटिस्ट हैं इन सबको एज ए एग्जाम्पल प्रयुक्त करें ताकि उसका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। साथ ही इसमें अब लास्ट जो पॉइंट है व्यक्तिगत निर्देशन एवं परामर्श, यानी इंडिविजुअल गाइडेंस काउंसलिंग एंड गाइडेंस इन काउंसलिंग, ठीक है, तो निर्देशन द्वारा। तो इसमें शिक्षक क्या करे, अपने व्यक्तिगत रूप से जिस बालक को जो भी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, उच्चारण संबंधी है, तो पर्सनल रूप से उसको गाइडेंस दे, उसकी काउंसलिंग करे। तो इसमें शिक्षक द्वारा बालक की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का क्या करें, उन समस्याओं का समाधान करें जो उसकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं। साथ ही और व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर उसे उचित निर्देशन और परामर्श देने का काम करें। तो ये सारे क्या है, हमारे निर्देशन को इफेक्टिव बना सकती है, और बालक को व्यक्तिगत रूप से जब समाधान दिया जाता है तो बालक उसे उस पर अटेंशन देता है। साथ ही इस व्यक्तिगत निर्देशन और परामर्श में क्या करे, अभिभावकों की भी सहायता लें, क्योंकि ये सब बातों का ध्यान अभिभावक ही रख सकते हैं, बालक नहीं रखते ज़्यादा। तो इन सबको काफी ध्यान रख करके कम्युनिकेशन के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, शिक्षक उन सबका समाधान कर सकता है। अब आज का जो असाइनमेंट है वह असाइनमेंट में आपको यही क्वेश्चन दिया जाता है कि संप्रेषण की समस्याओं का समाधान
आप इस प्रकार से करेंगे। उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको इसका जो आंसर लिखना है वो 250 वर्ड्स में देना है। इसके साथ ही एक और असाइनमेंट दे देते हैं कि जब भी आप घर कॉलेज आए अपने साथ 5 पास बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके फेस पे मास्क लगा कर बाहर निकलिए, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। आपने सोशल मीडिया ग्रुप में जैसे कोरोना वायरस के बचाव की जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई उसके पोस्टर बना के लोगों को शेयर कीजिए। ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको नजर आते हैं जो कोरोना वायरस से रिलेटेड है तो आप जाकर के तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।